लॉयड एक अनाथ बच्चा था जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर एस रैंक जादूगर ने गोद ले लिया था और उसने एक एडवेंचरर बनने का फैसला किया। लेकिन उसकी पार्टी ने उसे निकाल दिया क्योंकि उसको एक बेकार सपोर्ट मेज माना गया। पर किसी को ये नहीं पता था सिवाय उसके टीचर के कि लॉयड असल में वो चुना गया हीरो है जो फ्यूचर में डीमन किंग को हराएगा। जब लॉयड छोटा था तब उसका गाँव डीमन किंग के हमले में तबाह हो गया था, लेकिन वो बच गया और एक एस रैंक मैजिशियन जिसका नाम मर्लिन था उसने उसे ढूंढ लिया। ऐसा लगता था कि मर्लिन ने भी उस लड़ाई में किसी अपने को खो दिया था। अपना दर्द कम करने के लिए उसने लॉयड को गोद ले लिया और अपना स्टूडेंट बना लिया। मर्लिन उसे अपने घर ले जाते हैं और सबसे पहले वो हवा में से एक आग का गोला बना देते हैं। फिर वो लॉयड से कहती है कि अगर शाम तक तुम मैजिक से आग नहीं जला पाए तो तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा। लॉयड बार बार कोशिश करता है, मेहनत करता है आग बनाने के लिए और जैसे ही वो कामयाब होता है वो खुशी खुशी अपने टीचर को दिखाने दौड़ता है। मर्लिन थोड़ा खुश होकर कहते हैं अच्छा किया, लेकिन तुरंत उसकी छोटी सी आग बुझा देते हैं और थोड़ा उसकी टांग खींचते हैं। बोलते हैं कि उसे अब भी बहुत कुछ सीखना है। इसके बाद वो उसे जमीन से पानी बुलाने का जादू सिखाते हैं, मतलब वाटर मैजिक सिखाते हैं और लॉयड पहले बारी में ही कामयाब हो जाता है। लेकिन मर्लिन उसकी तारीफ करने के बजाय फिर से थोड़ी अकड़ दिखाने लगते हैं और उसे पानी में डुबा देते हैं, ये कहकर कि वाटर मैजिक इसको बोलते हैं, तुम्हारे उस पिचकारी को नहीं। दिन बीतने लगता है और लॉयड नए नए मैजिक सीखने लगता है, लेकिन मर्लिन कभी उससे पूरी तरह खुश नहीं होती। एक बार जब लॉयड मर्लिन की एक बर्फ से मूर्ति बनाता है तो वो अपने मैजिक का यूज करके उसे एक सबक सिखाती है। वो मूर्ति को कंट्रोल कर लेते हैं और लॉयड को पकड़ लेते हैं। फिर मूर्ति को और बड़ा कर देते हैं। कहते हैं कि इसमें अभी भी स्किल्स की कमी है। फिर वो मूर्ति को तोड़ देते हैं और लॉयड जमीन पर गिर जाता है। लेकिन लॉयड एक भोला लड़का है तो वो मर्लिन की बात पे पूरा विश्वास करता है और वादा करता है कि वो और मेहनत करेगा अपनी कमी दूर करने के लिए। कुछ दिन बाद मर्लिन को एक बहुत ही बुरा हैंगओवर होता है और लॉयड अपना मैजिक यूज करके उसका इलाज करता है। जैसे मर्लिन ठीक होती है वो लॉयड को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अगले ही पल वो उसे बाहर खींच ले जाते हैं मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए। समय बीतने लगता है और एक रात मर्लिन कुछ पुराने किताबों को पढ़ते हैं एक परेशान और दर्द भरी एक्सप्रेशन के साथ। तभी लॉयड वहाँ आता है उसे डिनर के लिए बुलाने और जैसे ही वो उठती है उससे किताब गिर जाती है। लॉयड उसके मदद करता है किताब उठाने में, लेकिन जैसे ही उसका हाथ किताब को छूटा है उसके दिमाग में उस किताब की सारी जानकारी ट्रांसफर हो जाती है और वो वही बेहोश हो जाता है। मर्लिन ये सब देखकर हिल जाते हैं क्योंकि लॉयड ने सिर्फ किताब को छूने से एक प्राचीन जादू सीख लिया है जो इस बात का सबूत है कि उसमें भी चूजन वन बनने की क्वालिटीज है। ये बात मर्लिन के दिमाग में कुछ पुराने दर्दनाक यादें ले आती है और वो नहीं चाहती कि लॉयड भी वही गलतियां दोहराए जो उसने कभी की थी। उस रात जब लॉयड शांति से सो रहा होता है मर्लिन उसके कमरे में जाकर उसके माथे पर एक जादुई मंत्र लगा देती है जिससे वो प्राचीन जादू की नॉलेज उसके दिमाग के अंदर सील कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लॉयड अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा करे। ये सब इसीलिए ताकि वो उस खतरनाक रास्ते पर ना चला जाए। मर्लिन उसे सजेस्ट करते हैं कि वो एक व्हाइट मेज बन जाए जिसका मेन काम दूसरे एडवेंचरर्स को सपोर्ट देना होता है। वो उसे रिकवरी मैजिक सिखाते हैं जो फलों को जल्दी बढ़ने में मदद करता है और फिर अपने और उसके लेवल का फर्क दिखाने के लिए एक मुरझाए हुए पेड़ को ऐसे ही चुटकी बजा के जिंदा कर देते हैं। इसके बाद मर्लिन उसे नए नए जादू और दूसरी चीजें सिखाना जारी रखती है, लेकिन जब भी कोई एंशिएंट मैजिक से जुड़ी बात होती है तो वो कहते हैं कि तुम्हें ये सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्राचीन जादू तो कई 100 साल पहले ही खत्म हो चुका है। ऐसे ही वक्त बीतता है लॉयड की ट्रेनिंग में। एक दिन मर्लिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जंगल के अंदर ले जाते हैं जहाँ हर तरफ खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं। उसे सिर्फ एक चाकू देते हैं और कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर घर वापस पहुँचना है अपने मैजिक का इस्तेमाल करके। वो उसे कुछ बोलने का मौका भी नहीं देते और तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। लॉयड हैरान और डरा हुआ रह जाता है। तुरंत बाद एक भेड़िया जैसा मॉन्स्टर वहाँ आता है और लॉयड मुश्किल से उसे बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसे समझ आता है कि व्हाइट मेज के स्पेल से वो मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता, इसीलिए उसका बस एक ही रास्ता है, हर खतरे से बचते हुए घर तक पहुँचना। सबसे पहले वो अपने मैजिक सेंस का यूज करता है घर का पता लगाने के लिए और फिर उस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। रास्ते में वो मैजिक का यूज करके फलों को पकाता है ताकि कुछ खा सके। रात के समय वो नए स्पेल्स बनाने की कोशिश करता है जो उसे सुरक्षित रख सके। वो अकेला ही अपना ये खतरनाक यात्रा जारी रखता है, नए जादुओं का इस्तेमाल करता है जो उसे खाना ढूंढने और तेज दौड़ने में मदद कर सके। अगले दिन वो एक बड़े मकड़ी जैसे मॉन्स्टर के हाथ लगते लगते बच जाता है, लेकिन उसके दौड़ने वाले जादू के कारण वो बच निकलता है। लॉयड उस स्पेल का यूज तब तक करता है जब तक वो घर नहीं पहुंच जाता और जैसे वो घर के दरवाजे पर पहुंचता है वो थकान के मारे वही बेहोश हो जाता है। वक्त तेजी से गुजर जाता है और लॉयड अब एक जवान लड़का बन जाता है। जब उसे शहर के बारे में एक मैगजीन मिलती है तो उसे बाहर की दुनिया देखने की क्यूरियोसिटी होने लगती है। यहाँ मर्लिन का बिहेवियर भी बदल गया है। अब वो उसे मैजिक प्रैक्टिस के लिए
खींचकर नहीं ले जाते, बल्कि उसके रोज के कामों से उसे निकालकर नए जादू बनवाने के लिए मजबूर करते हैं। वो बिल्कुल रैंडमली कुछ भी अनाप शनाप आइडिया सोचते हैं और लॉयड से कहते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए रात भर जागकर काम करे। लेकिन लॉयड इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक रात वो फैसला करता है कि वो घर से भाग जाएगा दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। अगली सुबह मर्लिन देखते हैं कि लॉयड अपने कमरे में नहीं है, सिर्फ एक शहर वाली मैगजीन डेस्क पर पड़ी होती है। तब उसे समझ आता है कि उसका छोटा सा बच्चा अब इतना बड़ा हो गया है कि उसकी जवानी शुरू हो गई है। इसी बीच लॉयड शहर पहुंचता है और उस जगह की खूबसूरती और हलचल में खो जाता है। उसके पास जितने पैसे होते हैं उन्हें खाने पर खर्च कर देता है। फिर वो सोचता है कि और पैसे कैसे कमाए। तभी एडवेंचरर पार्टी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस उसके चेहरे पर आ लगता है। वो ये भी नहीं देख पाता कि कोई उसे देख रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि एक एडवेंचरर बनने की कोशिश करेगा। उस पार्टी में शामिल होने के बाद उसका पहला मिशन होता है एक साइक्लोप्स से लड़ना, और वो बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने कभी किसी को इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ते नहीं देखा। साइक्लोप्स एलन को पीछे धकेल रहा होता है, जो पार्टी का लीडर और मेन अटैकर होता है। एलन हीलर से कहता है कि एक हीलिंग स्पेल डालो। तब लॉयड भी मदद करने के लिए तुरंत एक सपोर्ट स्पेल सभी पार्टी मेंबर्स पर डाल देता है, लेकिन किसी को भी उसका पता तक नहीं चलता। आर्चर तुरंत एक एरो साइक्लोप्स की आंख में मार देता है, जिससे साइक्लोप्स अंधा हो जाता है। जब साइक्लोप्स आर्चर पर हमला करता है, रेना जो उनकी ग्रुप का टैंक है उसका अटैक रोकने के लिए दौड़ जाते हैं। रेना हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसे पंच में कोई भारीपन महसूस ही नहीं होता। तब तक पार्टी का मेज साइक्लोप्स को बांध देता है, जिससे एलन को एक ही बार में उसे खत्म करने का मौका मिल जाता है। इसी वजह से एलन एक रात में ही स्टार बन जाता है और लोग उसे हीरो कहने लगता है। दूसरी तरफ लॉयड को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है और उसे बस छुट्टे पैसे मिलते हैं क्योंकि वो एक कमजोर व्हाइट मेज है। वो ये पैसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ इतना ही डिजर्व करता है। जब एलन कहता है कि चलो जीत का जश्न मनाते हैं, लॉयड तुरंत बहाना बना लेता है क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करता। लड़के नाराज हो जाते हैं क्योंकि लॉयड ने एलन का ऑफर मना कर दिया, लेकिन एलन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लॉयड को अपने ग्रुप का हिस्सा मानता ही नहीं। एलन कहता है कि सब व्हाइट मेजेस बेकार होते हैं, लेकिन एक रखना पड़ता है गिल के रूल्स के चलते, और चाहे वो लॉयड हो या कोई और, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रेना को लगता है कि कुछ तो है जो सब इग्नोर कर रहे हैं और उसे लॉयड के बारे में काफी क्यूरियोसिटी होती है। दूसरी तरफ जो आदमी लॉयड पर नजर रख रहा होता है वो असल में मर्लिन का स्पाई निकलता है, जो उसके स्टूडेंट की हर एक अपडेट उसे देता है। मर्लिन कहती है कि जब तक लॉयड ज्यादा घमंडी नहीं होता तब तक उसे उसकी चिंता नहीं है। स्पाई पूछता है कि क्या उसे अपने अतीत पर अफसोस है। मर्लिन अपने फीलिंग्स को दबा लेते हैं और उसे वो दिन याद आता है जब उसने हीरो साइबिल के लीड में अपने पार्टी के साथ डीमन लॉर्ड से लड़ाई की थी। डीमन लॉर्ड उनसे जीत नहीं पाया तो उसने खुद को उड़ा दिया और एक पूरे शहर को अपने साथ बर्बाद कर दिया। हीरो साइबिल ने एंशिएंट मैजिक का यूज करके उन सब लोगों को जिंदा कर दिया जो डीमन लॉर्ड के अटैक में मारे गए थे, लेकिन इन सब में उसे अपनी जान देनी पड़ी। साइबिल की मौत मर्लिन के लिए एक बड़ा झटका था और जब उसने लॉर्ड को एडॉप्ट किया था तो सिर्फ एक इमोशनल सहारे के रूप में किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भी एक चूजन वन बन जाएगा। बिल्कुल साइबिल की तरह मर्लिन कसम खाती है कि वो अपनी पुरानी गलतियां दोबारा नहीं करेगी और लॉयड को सुरक्षित रखने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेगी। शहर में वापस एलन तेजी से मशहूर हो जाता है पावरफुल मॉन्स्टर्स को हराने के बाद, जो कि असल में लॉयड के सपोर्ट की वजह से पॉसिबल था, लेकिन किसी को भी इसका पता ही नहीं चलता। बस रीना को छोटी से शक होती है। एक रात एलन को सोल्जर्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट मिलती है कुछ गोलेम्स को मार गिराने की, जो पेट्रोल पॉइंट पे उनके सिपाहियों को मार रहे होते हैं। एलन तुरंत ये मिशन एक्सेप्ट कर लेता है, सोचता है कि ये काफी आसान होगा। वो अपने पार्टी के साथ पेट्रोल पॉइंट पर पहुंचते हैं और लॉयड अपने सर्च मैजिक का यूज करके बताता है कि उन्हें वाटरफॉल के अंदर जाना पड़ेगा गोलेम से लड़ने के लिए। जब वो अंदर जाते हैं एलन गोलेम से लड़ता है, लेकिन एक समनर बार बार नए गोलेम समन करते जा रहा होता है। लॉयड को समझ आता है कि समनर एक मैजिक स्टोन का यूज करके नए गोलेम्स बना रहा है। वो तुरंत आर्चर को बफ करता है और कहता है कि समनर पर अटैक करो। आर्चर उसकी बात मानते हैं और उसका एरो किसी तरह से पिलर के चक्कर लगा के समनर के सीने में लग जाता है। उसके बाद लॉयड विजार्ड से कहता है कि वो अपना मैजिक स्टाफ टेलीपोर्ट कर दे उसके पास, और वो तुरंत उसे सील भी कर लेता है। ये बात एलन को पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ वही अपनी पार्टी को ऑर्डर्स दे सकता है। फिर वो अपना ध्यान वापस गोलेम पर लगाता है। लॉयड उसे वार्न करता है कि गोलेम अब कंट्रोल से बाहर हो गया है क्योंकि उसका मास्टर खत्म हो चुका है। एलन उसकी बात नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है। लॉयड को एक स्पेशल मैजिक का यूज करना पड़ता है ताकि वो एलन तक तुरंत पहुंच सके और उसे गोलेम के अटैक से बचा सके। एलन गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी गोलेम कमजोर हो जाता है जिससे एलन उसे मार गिराता है। मिशन खत्म होते एलन लॉयड को तुरंत पार्टी से निकाल देता है, कहता है कि वो बेकार है और हमेशा पीछे छुपकर खड़ा रहता है। लॉयड जो इतने समय से खुद को कमजोर समझ रहा था और जिसे लगता था कि उसमें स्किल की कमी है, ये फैसला बिना किसी विरोध के मान लेता है। वो दूसरी पार्टी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिलती और वो काफी निराश हो जाता है। तभी एक लड़की हड़बड़ी में एक व्हाइट मेज ढूंढ रही होते हैं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि उसके कंडीशंस के हिसाब से किसी को ढूंढना काफी मुश्किल होगा और
जब और कोई ऑप्शन नहीं बचता, रिसेप्शनिस्ट लॉयड की तरफ इशारा करता है। जैसे पिंक बालों वाले लड़की कंफर्म करते हैं कि वो एक व्हाइट मेज है और किसी की भी टीम में नहीं है, वो तुरंत उसे अपने साथ ले जाते हैं। पता चलता है कि वो पिंक बालों वाले लड़की यूई एक एस रैंक एडवेंचरर पार्टी की मेंबर है और उन्होंने कुछ लुटेरों को ढूंढने का मिशन लिया था। उनके टीम और सुपीरियर स्ट्रेंथ की वजह से उन्होंने लुटेरों को आसानी से हरा दिया और उनके बॉस को भी पकड़ लिया। लेकिन बॉस ने अपने सीक्रेट मूव का यूज किया और एक बड़े से स्टोन गोलेम को समन कर लिया उनसे लड़ने के लिए। यूई की पार्टी को समझ आ गया कि गोलेम पर मैजिक का असर नहीं हो रहा और नॉर्मल अटैक्स भी काम नहीं कर रहे। तब यूई ने डिसाइड किया कि वो खुद उससे सामना करेगी। अपनी पार्टी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैकर होने के नाते वो गोलेम की तरफ फुल स्पीड से दौड़ती है और अपना फुल पावर यूज करके अटैक करते हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी खरोंच छोड़ पाती है। उसे पीछे हटना पड़ता है और गोलेम्स के अटैक से बचना पड़ता है। तब वो अपने पार्टी के व्हाइट मेज से कहते हैं कि उसे बफ करो। व्हाइट मेज थोड़ी देर के लिए अपने ख्यालों में खोई होती है और उसे यूई की बात समझने में थोड़ा टाइम लगता है। किस्मत से वो टाइम पे अटैक बढ़ाने वाला स्पेल डाल देते हैं, जिससे यूई अपने अगले अटैक में गोलेम को हरा देते हैं। जब उन्होंने सभी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया होता है, तब यूई ने व्हाइट मेज क्लम से बात की, जो माफी मांगते हैं क्योंकि उसका पहले थोड़ी देर के लिए ध्यान भटक गया था और उस वजह से यूई की जान भी जा सकती थी। यूई ने उससे कहा कि इतना ज्यादा मत सोचो, क्योंकि उसे पता है कि क्लम इस वक्त अपने पर्सनल लाइफ के कुछ सीरियस हालातों से गुजर रही है। यूई ने पूछा कि उसके घर में सब कुछ कैसा चल रहा है। तभी क्लम ने अचानक अपना रेजिग्नेशन यूई को दे दिया, क्योंकि उसे ब्रेक लेना था अपनी बीमार बहन की देखभाल करने के लिए। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट मोमेंट पे आते हैं, जहाँ यूई एक्साइटेड होकर लॉयड का हाथ पकड़ के उसे अपने बेस ले जाते हैं। उसके पार्टी के मेंबर्स कुछ देर के लिए शॉक में होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यूई ने वाकई एक व्हाइट मेज ढूंढ लिया है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वो फेल हो जाएगी। फिर यूई लॉयड का इंट्रोडक्शन सबसे करवाते हैं, लेकिन उसे उसका नाम तक नहीं पता। उसके बाद वो अपने पार्टी मेंबर्स का इंट्रोडक्शन लॉयड को देते हैं, जिसमें शामिल है डागास जो शील्ड यूजर है, क्रॉस जो आर्चर है और सिलिका जो मेज है। आखिर में वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक स्वॉर्ड्समैन और उनकी टीम की लीडर, और लॉयड का उनकी पार्टी में स्वागत करते हैं। लॉयड उससे पूछता है, रुको रुको, ये सब तो ठीक है, पर मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। यूई थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं होता कि उसने लॉयड से ये सवाल पूछा ही नहीं। डागास और सिलिका को तुरंत समझ आ जाता है कि यूई ने इस अनजान आदमी को बस खुशी में खींच के बेस ले आए, बिना कुछ एक्सप्लेन किए। वो दोनों लॉयड से माफी मांगते हैं इस कंफ्यूजन के लिए। फिर वो यूई की तरफ मुड़ता है और कहता है, देखो यूई, चाहे तुम्हें व्हाइट मेज मिल भी गया हो, वो क्लम को रिप्लेस नहीं कर सकता और शायद हमें अपना एक क्वेस्ट छोड़ देना चाहिए। यूई ये सुन के नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, हमारे क्लाइंट ने हमें मदद के लिए कहा है, हम ऐसे मना नहीं कर सकते। लॉयड पूछता है, तो किसी और पार्टी को ये क्वेस्ट क्यों नहीं दे देते? तब डागास उसे बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक ए रैंक क्वेस्ट है। सिर्फ ए रैंक या उससे ऊपर की पार्टी से ऐसे क्वेस्ट ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सारी हाई रैंक पार्टीज शहर के बाहर है और सिर्फ उनकी एस रैंक पार्टी ही यह मिशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। लॉयड ये सुन के शॉक्ड हो जाता है कि वो एस रैंक एडवेंचरर्स के सामने खड़ा है। उसे सच में उनकी मदद करने का मन करता है, लेकिन एक बार फिर उसका डीमोटिवेशन उसे महसूस करवाती है कि वो काफी कमजोर है और किसी काम का नहीं है। लेकिन तभी यूई अचानक उसकी तरफ से बोल पड़ते हैं और अपने पार्टी के मेंबर्स से कहते हैं कि उन्हें कम से कम लॉयड को एक मौका देना चाहिए अपनी एबिलिटीज प्रूव करने का, उसे रिजेक्ट करने से पहले। फिर वो उसे जंगल में ले जाते हैं उसकी स्किल्स देखने के लिए, और लॉयड काफी घबराया हुआ महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सबको निराश कर देगा। यूई उसे बार बार कहते हैं कि कुछ तो करो, और डागास उसे कहता है कि कम से कम नए लड़के को ये तो बता दो कि कौन सी स्पेल कास्ट करने हैं, क्योंकि वो काफी नर्वस लग रहा है। तब यूई लॉयड से कहते हैं कि वो सब पर एन्चेंटमेंट मैजिक कास्ट करे, लेकिन क्रॉस और सिलिका सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ बहुत ही स्किल व्हाइट मेज से ऐसा कर पाता है। लेकिन लॉयड हैरान रह जाता है, क्योंकि जिसे यूई ने दुनिया का सबसे मुश्किल काम बताया था, उसके लिए तो वो एक मामूली स्पेल कास्ट करने जैसा है। वो उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि यही टेस्ट है जो मुझे तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए पास करना है? और यूई हाँ में जवाब देते हैं। बाकी पार्टी मेंबर्स लॉयड से कहते हैं कि अगर वो नहीं कर सकता तो उसे नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये काफी मुश्किल होता है। लेकिन लॉयड कहता है कि वो ये कर लेगा। वो तुरंत अपना स्टाफ डायमेंशनल स्टोरेज से निकाल लेता है और सिर्फ इतना देखकर ही सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो एक साथ 5 अलग अलग तरह के एन्चेंटमेंट स्पेल कास्ट करता है उन सब पर, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो इतनी तेजी से करता है। यूई उससे पूछते हैं, तूने वो स्टाफ कहाँ से निकाला? तो लॉयड उसे बताता है स्टोरेज स्पेल के बारे में, जो वो यूज करता है चीजें रखने के लिए। फिर लॉयड पूछता है कि क्या वो लोग एन्चेंटमेंट स्पेल के रिजल्ट से खुश है? यूई थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर इसमें ज्यादा टाइम लगता है और एक अच्छे तरीके से मंत्र बोलना
पड़ता है। सभी लोग अपने आप को ज्यादा हल्का और पावरफुल महसूस करने लगते हैं स्पेल्स की इफेक्ट की वजह से, और इस इफेक्ट को टेस्ट करने के लिए यूई अपने तलवार से एक बड़े पेड़ पर अटैक करते हैं। वो आसानी से उस पेड़ को काट देते हैं सिर्फ एक हल्की सी स्विंग के साथ, और उसकी पूरी पार्टी ये देखकर हैरान रह जाती है। लॉयड तब उन्हें बताता है कि उसने उन सब पर 5 अलग अलग तरह के एन्चेंटमेंट स्पेल कास्ट किए थे और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। लॉयड एक्सप्लेन करता है कि उसे लगा था कि सिर्फ एक स्पेल सब पर कास्ट करना तो बहुत बेसिक टेस्ट है, इसलिए उसने सोचा कि वो कुछ एक्स्ट्रा करे और दिखाए कि वो क्या कर सकता है। यूई और बाकी सब इतने हैरान होते हैं कि जवाब भी नहीं दे पाते, और लॉयड सोचता है कि शायद सभी लोग उससे नाराज हो गए हैं। वो अपना स्टाफ वापस स्टोरेज में भेज देता है और कहता है, मुझे समझ आ गया है कि मैं तुम्हारे पार्टी का व्हाइट मेज बनने लायक नहीं हूँ। वो माफी मांगता है उनका वक्त बर्बाद करने के लिए और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब यूई उसे रोकती है। वो आखिरकार उसे उसके पहले के काम का एक्सपीरियंस पूछते हैं, और लॉयड सबको हैरान कर देता है ये बताकर कि उसे हीरो की पार्टी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो बहुत कमजोर था। यूई और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि हीरो की पार्टी क्या चाहते होंगे जो उन्होंने लॉयड जैसे इंसान को कमजोर कहा, जबकि उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा जो एक साथ 5 अलग अलग एन्चेंटमेंट स्पेल्स कास्ट कर सके। जब लॉयड अब भी बताता है कि वो कमजोर है, तब क्रॉस और ज्यादा टेंशन लेने लगता है उसके स्टैंडर्ड्स को लेकर। इसको तुम कमजोर होना कहते हो? ऐसी कमजोरी अगर मेरे पास होती तो मैं कहां से कहां पहुंच जाता। लॉयड तुरंत टॉपिक बदल देता है और उनसे पूछता है कि वो अपने पार्टी के व्हाइट मेज को वापस क्यों नहीं बुला लेते। यूई समझाते हैं कि क्लम की बहन काफी बीमार है और वो एडवेंचरर का काम करते हुए उसका ख्याल भी रख रही थी, जिसकी वजह से इसका उस पर बुरा असर हुआ और वो दोनों काम एक साथ नहीं संभाल पाई। इसीलिए उसने एडवेंचर से ब्रेक लेने का फैसला किया। डैगर्स कहता है कि वो ज्यादा क्वेस्ट उसके बिना भी कंप्लीट कर लेते, लेकिन ए रैंक क्वेस्ट काफी मुश्किल होता है और उन्हें एक व्हाइट मेज की जरूरत होती ही है। तभी सबको क्लम की चिंता होने लगती है क्योंकि चाहे उसने पार्टी छोड़ दी हो, वो अब भी उनकी दोस्त है। ये सुनकर लॉयड थोड़ा जेलस महसूस करता है। वो तुरंत टॉपिक बदलता है और पूछता है कि क्या किसी को पता है कि क्लम की बहन को कौन सी बीमारी है। यूई याद करते हैं कि उस लड़की का शरीर धीरे धीरे मैजिक स्टोन में बदल रहा है, और लॉयड को याद आता है कि उसने मैजिक स्टोन के बारे में अपने मास्टर से सीखा था। जब मर्लिन उसे सिखाती थी कि कैसे मैजिक स्टोन किसी भी जिंदा चीज को भी मैजिक स्टोन में बदल सकता है, तब लॉयड ने सोचा था कि क्या उन्हें वापस नॉर्मल बनाया जा सकता है, और अब वो डिसाइड करता है कि वो इसे ट्राई करेगा। वो यूई से कहता है कि वो उसे क्लम के घर ले चले, और यूई उसे वहाँ ले जाती है। क्लम, जो काफी पतले और थकी हुई लग रही होते हैं, दरवाजा खोलते हैं और अपने दोस्त को देखकर हैरान हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद लॉयड तुरंत काम पर लग जाता है। वो क्लम से एकदम डिटेल में उसके बहन की कंडीशन के बारे में पूछता है, और क्लम कहते हैं कि पहले वो और उसकी बहन सिल्वी एक साथ एडवेंचर्स पे जाते थे, लेकिन एक दिन सिल्वी एक मिशन के दौरान चोट खा बैठे और तब से वो बीमार है। लॉयड उसे सिम्टम्स के बारे में पूछता है, और क्लम कहते हैं कि वो उसे शब्दों में नहीं समझा पाएगी, इसीलिए वो उसे दिखाना बेहतर समझती है। जैसे ही क्लम सिल्वी के रूम का दरवाजा खोलते हैं, एक बहुत ही इंटेंस मानव बाहर निकलता है। फिर क्लम अपनी बहन का कंबल हटाते हैं और दिखाते हैं कि सिल्वी के हाथ और पैर ऑलरेडी मैजिक स्टोन में बदल चुके हैं। वो कहते हैं कि सिल्वी का माना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और उसकी कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। क्लम को डर लगता है कि उसकी बहन अब ज्यादा दिन नहीं जिएगी। तब लॉयड उससे कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। वो कहता है कि उसके पास एक थ्योरी है जिससे शायद सिल्वी को नॉर्मल बनाया जा सकता है अगर वो सही हुआ तो, लेकिन क्लम उस पर यकीन नहीं करते क्योंकि उसने पहले भी कई एक्सपर्ट हीलर्स को बुलाया था और उन्होंने भी कहा था कि सिल्वी की कंडीशन का इलाज नहीं है। लेकिन लॉयड समझाता है कि हो सकता है सिल्वी एक हाई प्योरिटी मैजिक स्टोन से चोट खा बैठी हो, जिसके कारण उसका शरीर भी मैजिक स्टोन में बदलने लगा है। वो क्लम से पूछता है कि क्या सिल्वी किसी ऐसे जगह चोट खा गए थे जहाँ माना डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। क्लम हाँ में जवाब देती है, कहते हैं कि वो दोनों एक केव से मैजिक स्टोन निकालने के मिशन पर गई थी। लॉयड उससे कहता है कि चोट का मार्क दिखाए, और जब क्लम सिल्वी के शरीर का वो हिस्सा दिखाती है जो मैजिक स्टोन में बदल चुका है, तब लॉयड को पूरा यकीन हो जाता है कि वही इस प्रॉब्लम की शुरुआत थी। क्लम उससे पूछते कि उसे ये सब कैसे पता है, तो लॉयड जवाब देता है कि उसने ये सब अपने मास्टर से सीखा है। यूई फिर क्लम से कहते हैं कि वो इस बार लॉयड पर भरोसा करे और क्लम उसे एक मौका देने का फैसला करते हैं। लॉयड तुरंत एक स्पेल कास्ट करता है जो सिल्वी के शरीर से उस इंटेंस माना को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये उसके लिए भी संभालना काफी मुश्किल होता है। फिर भी वो पहला सेटअप पूरा कर लेता है और क्लम से कहता है कि उसे सिल्वी का माना लगभग 0 तक कम करना जरूरी था, क्योंकि बिना ऐसा किए उसका इलाज करने का कोई मतलब नहीं होता। वो कहता है कि वो सिल्वी का माना एब्जॉर्ब करते हुए उसका इलाज जारी रखेगा और एक और स्पेल कास्ट करता है जिससे हीलिंग शुरू होती है। क्लम को समझ आता है कि ये नॉर्मल हीलिंग स्पेल नहीं है, और लॉयड बताता है कि हाँ, ये नॉर्मल हीलिंग स्पेल से एक और ज्यादा पावरफुल वर्जन है जो उसके लिए उतना भी खास नहीं है, लेकिन ये उसे सिल्वी के शरीर से एब्जॉर्ब हो रही माना को जलाने की ताकत देता है। ये सुनकर क्लम की बिल्कुल बोलती बंद हो जाते हैं। यूई से पूछता है कि क्या लॉयड कुछ खास कर रहा है। क्लम जवाब देते हैं कि वो एक साथ 2 नए स्पेल्स यूज कर रहा है जो उसने खुद बनाया है, और इतने इंटेंस माना को बर्दाश्त कर रहा है जो सबसे महान व्हाइट मेजेस के लिए भी इम्पॉसिबल होता है। जल्दी ही लॉयड का टेक्निक काम करता है और सिल्वी का पत्थर बन चुका शरीर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता
होता है। सिल्वी होश में आ जाते हैं और क्लम उसे देखकर खुशी के आंसू में रो पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद क्लम ईवी और लॉयड को बताती है कि जैसे ही उसकी बहन पूरी तरह ठीक हो जाएगी वो दोनों फिर से मिलकर एडवेंचर्स पे जाएंगे और क्लम चाहते हैं कि लॉयड उसकी जगह उनकी पार्टी का साथ दे। लॉयड कहता है कि वो इतना काबिल नहीं है, लेकिन ये बात क्लम के सर के ऊपर से निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि उसे बस अपने दिल की सुननी चाहिए। उसके बाद ईवी और सब लोग सिल्वी के ठीक होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और लॉयड का धन्यवाद करते हैं, जबकि लॉयड अब भी सोचता है कि वो इस सब के लायक नहीं है। लेकिन जब वो देखता है कि सब लोग उसे कितनी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं बिना उसे अच्छे से जाने भी, तो वो थोड़ा नर्वस होकर उनसे पूछता है कि क्या वो उनकी पार्टी में शामिल हो सकता है, चाहे उसमें ज्यादा ताकत ना हो। सब लोग उसकी सोच में आए बदलाव को देखकर खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी उसे अपने पार्टी में स्वागत करते हैं। उसके बाद वो लोग लॉयड के लिए एक वेलकम पार्टी रखते हैं और कहते हैं कि जितना चाहे खा सकता है, क्योंकि आज रात का खर्चा वो लोग उठाएंगे। लॉयड ऐसे खाना शुरू करता है जैसे उसने जिंदगी में पहली बार खाना देखा हो और उसके नए पार्टी के सदस्य उसे ऐसे देखकर काफी हैरान होते हैं। वो उसे पूछते हैं कि क्या वो इतना भूखा था। लॉयड कहता है कि इस टाउन का खाना सच में जबरदस्त है। ये बात सबको हैरान कर देती है क्योंकि यहाँ का खाना तो काफी एवरेज माना जाता है। लॉयड कहता है कि उसने बचपन से जो खाना खाया है उसके मुकाबले यहाँ का टेस्ट कमाल का है। ईवी अब उसके बचपन के बारे में क्यूरियस हो जाते हैं। लॉयड बताता है कि वो अपने टीचर के साथ रहता था जो अपने गार्डन में जो कुछ भी उगता था उसे ही खाना बनाते थे। कभी वो जंगल से मशरूम्स लाते थे और कभी जंगली जानवरों का मांस बॉईल करके बिना किसी मसाले के उसे खिला देते थे। लॉयड कहता है कि इसी वजह से उसने खुद कुकिंग सीखी, लेकिन फिर भी वो कभी ऐसा टेस्टी खाना नहीं बना पाया। ईवी अब खाने में इतनी इंटरेस्ट नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जिसने लॉयड को मैजिक सिखाया था। वो उससे कहते हैं कि उसके टीचर के बारे में और बताए और बाकी पार्टी मेंबर्स भी इस बात में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। सिलिका पूछती है कि क्या लॉयड की टीचर भी व्हाइट मेज थे। लॉयड कहता है कि वो ज्यादातर कॉम्बैट मेज थे, क्योंकि जब भी वो अकेले काम करते थे तो वहाँ आसपास धमाके होते थे। सिलिका हैरान हो जाते हैं कि कोई व्हाइट मेज ना होते हुए भी लॉयड को इतनी अच्छी ट्रेनिंग कैसे दे सकती है, और लॉयड मानता है कि मर्लिन सच में कमाल की है। सिलिका कहते हैं कि वो भी उनसे कुछ सीखना चाहेगी, लेकिन लॉयड तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि अगर उसने असली सच जान लिया तो वो जिंदगी भर इस बात का अफसोस करेगी। खैर, मर्लिन के बारे में थोड़ा और बात करने के बाद पार्टी अपने मिशन के लिए एक स्ट्रेटेजी मीटिंग डिसाइड करते हैं। ईवी दागा से कहते हैं कि वो लॉयड को मिशन के डिटेल समझा दे, क्योंकि वो खुद समझाने में बिल्कुल बेकार है। दागास लॉयड को बताता है कि उनका मिशन यह है कि वो उन मॉन्स्टर्स को हराएं जो यहाँ के खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। सिलिका बताती है कि कई अलग अलग स्पीशीज के मॉन्स्टर्स एक साथ मिलकर एक झुंड बना चुके हैं। लॉयड ये बात पहली बार सुन रहा होता है। दागास कहता है कि उनके लिए भी ये नई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तभी क्रॉस बोलता है कि जब इतने सारे एनिमीज एक साथ होंगे तो उसके और यूवी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उनके फिजिकल अटैक से वहाँ के रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुँच सकता है। यूवी भी इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि इस बार सिलिका को सब हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि वो वाइड एरिया स्पेल्स यूज करते हैं। लेकिन सिलिका भी थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि वाइड रेंज स्पेल्स में बहुत ज्यादा माना लगता है। यूवी फिर लॉयड से पूछते हैं कि क्या वो अटैक मैजिक यूज कर सकता है। लॉयड कहता है कि वो बेसिक लेवल स्पेल्स यूज कर सकता है, लेकिन उनका इफेक्ट कुछ खास नहीं होता। दागास फिर स्ट्रेटेजी बनाने की तरफ बढ़ता है और कहता है कि वो और यूवी मॉन्स्टर्स को एक ही जगह जमा करेंगे ताकि सिलिका एक साथ उन पर अटैक कर सके। क्रॉस सिलिका और लॉयड को प्रोटेक्ट करेगा और लॉयड हीलिंग और सपोर्ट में फोकस करेगा। उसके बाद वो लोग होटल की तरफ बढ़ता है आराम करने के लिए, लेकिन लॉयड एक अलग डायरेक्शन में चल पड़ता है। दागास उसे रोकता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। लॉयड थोड़ा नर्वस होकर कहता है कि उसके पास होटल में रूम लेने के लिए पैसे नहीं है। दागास तुरंत उसे एक बैग देता है जिसमें इतने पैसे होते हैं जितने लॉयड ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे होते। लॉयड घबरा जाता है और कहता है कि वो ये पैसा नहीं ले सकता, लेकिन दागास कहता है कि ये कोई डोनेशन नहीं है, ये अमाउंट उसकी सैलरी में से काट लिया जाएगा, और दागास का शुक्रिया अदा करता है। वादा करता है कि वो मेहनत से काम करेगा और ये पैसा चुकाएगा। अगली सुबह सभी लोग होटल के सामने जमा होते हैं और यूवी लास्ट में आती है। वो पूछते हैं कि सबके बैग्स कहाँ है, तो सब एक्साइटेड होकर बताते हैं कि लॉयड ने उनके बैग्स अपने मैजिक स्टोरेज में डाल दिया है ताकि उन्हें कैरी करने की टेंशन ना हो। यूवी भी तुरंत ही ऑफर ले लेती है और लॉयड उसका सामान भी मैजिक स्टोरेज में डाल देता है। यूवी और सिलिका उसके कमाल के स्किल्स की तारीफ करता है, लेकिन लॉयड उनसे कहता है कि वो उन्हें भी ये सिखा सकता है। सब ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को ये मैजिक यूज करते नहीं देखा। लेकिन लॉयड उन्हें बताता है कि ये मैजिक सीखना काफी आसान है, बस स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए। इतना कहकर सब लोग अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में लॉयड को ये समझ आता है कि लंबे क्वेस्ट के दौरान मजा लेना भी जरूरी होता है। वो लोग अपने पहले डेस्टिनेशन पर टाइम से काफी पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें सामान उठाना नहीं पड़ रहा था। वहाँ लॉयड अपने मैजिक स्टोरेज से सामान निकाल कर देता है ताकि वो लोग टेंट लगा सके। ईवी डिसाइड करते हैं कि अब जब टेंट लग चुका है तो वो नदी में थोड़ा चिल करेंगे, लेकिन दागास उसे डांट देता है कि अभी भी उन्हें लग
लकड़ियाँ और खाना जमा करना बाकी है। लॉयड भी मदद करना चाहता है लकड़ियाँ इकट्ठा करने में और ईवी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद ईवी सिलिका को खींच के ले जाते हैं ताकि दोनों नदी में नहा सके। इसी बीच लॉयड जंगल में जाता है और कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करता है। फिर उसे एक फल दिखता है जो उसने बचपन में खाया था, तो वो डिसाइड करता है कि थोड़ा सा ले जाए अपने टीममेट्स के लिए। तभी अचानक से उसे ईवी की चीख सुनाई देती है। वो तुरंत उस डायरेक्शन में दौड़ता है और देखता है कि एक बड़ा सा सांप मॉन्स्टर ईवी और सिलिका पर हमला कर रहा है और दोनों बिल्कुल भी रेडी नहीं है। लॉयड तुरंत मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है उसका ध्यान भटकाने के लिए। ईवी और सिलिका इस मौके का फायदा उठा के किनारे की तरफ भागते हैं। लॉयड रुकता है जब तक दोनों अपने आप को टॉवेल से ढक लेते हैं। उसके बाद वो उनकी तलवारें उन पर फेंक देता है। फिर लॉयड तुरंत उन दोनों पर 2 एन्चेंटमेंट स्पेल कास्ट करता है और ईवी मॉन्स्टर पर एक पावरफुल अटैक करते हैं। उसे एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर का कटा हुआ सर भी फाइट करता रहता है। तब सिलिका उन दोनों को कवर लेने के लिए बोलते हैं और एक फायरबॉल शूट करके उस मॉन्स्टर को उड़ा देते हैं। वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि आमतौर पर उसमें इतनी पावर नहीं होती, लेकिन उसे याद नहीं आता कि लॉयड ने उसे बफ दिया था। इसी बीच ईवी लॉयड का शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए और बोलते हैं कि उसकी तलवार वापस स्टोरेज में डाल दे। तभी अचानक उसका टॉवेल गिर जाता है और लॉयड गलती से वो देख लेता है जो ईवी छुपा रही थी। दोनों एम्बेरस हो जाते हैं और लॉयड को थप्पड़ पड़ता है, जबकि उसकी कोई गलती थी ही नहीं। बाद में जब सब वापस कैंप में पहुँचते हैं तो लॉयड डिसाइड करता है सबको स्टोरेज मैजिक सिखाने का। वो कहता है कि हाथ की मदद से एक जगह ओपन करो जहाँ मैजिक स्पेस बन सके, लेकिन किसी को समझ नहीं आता। सिलिका के कहने पर सब लोग ट्राई करते हैं, लेकिन सब ऐसे लगता है जैसे हवा में कोई बलून दबा रहे हो। लॉयड को लगता है कि वो अच्छा टीचर नहीं है। तभी सिलिका स्टोरेज बोल के ट्राई करते हैं और उसके हाथ में एक मैजिक स्पेस खुल जाता है। सबको समझ आता है कि लॉयड बिना मंत्र बोले स्पेल कास्ट कर लेता है, लेकिन अगर वो स्पेल को पढ़कर यूज करे तो वो भी सीख सकता है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद सिलिका अपने स्टाफ वो स्पेस में स्टोर कर लेते हैं, लेकिन बाकी सब स्ट्रगल करते हैं। रात को जब सब सो रहे होते हैं, लॉयड और ईवी पहरा दे रहे होते हैं। ईवी उसके सामने बैठ जाते हैं और उसका शुक्रिया करते हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए। लॉयड कहता है कि वो भी बेकार ही बैठा था, इसीलिए उसे थैंक यू कहना चाहिए। उसे याद आता है कि ईवी कितनी खुश थी ये क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उनके क्लाइंट्स को मदद चाहिए थी। वो उससे पूछता है कि क्या कोई स्पेशल वजह है इस क्वेस्ट के लिए इतनी डेडिकेटेड होने का। ईवी बताती है कि जब वो छोटी थी उसके गांव पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था और वो अकेली सर्वाइवर थी, इसीलिए जब उसने क्वेस्ट सुना तो वो रुक नहीं पाई, क्योंकि उसे लगता था कि वो किसी और को उस सिचुएशन से बचा सकते हैं जिसमें वो थे। अचानक लॉयड उसे चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मॉन्स्टर्स आसपास है। ईवी अलर्ट हो जाते हैं और अपनी तलवार समन करते हैं। लॉयड उससे कहता है कि जाके सबको उठा दो। जल्दी ही पूरी पार्टी तैयार हो जाते हैं स्पाइडर मॉन्स्टर का सामना करने के लिए, लेकिन उन्हें लगता है कि मॉन्स्टर की संख्या ज्यादा है तो भी पीछे हटना ही बेहतर होगा। वो धीरे धीरे वापस जाने लगता है, लेकिन तभी ईवी एक सूखी डाली पर पैर रख देते हैं जो आवाज करते हैं और मॉन्स्टर को उनकी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। सब लोग जितनी तेज भाग सकते हैं भागते हैं, लेकिन स्पाइडर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लोग जाल फेंकना शुरू कर देते हैं और एडवेंचरर्स पहला अटैक ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन एक स्पाइडर सिलिका के स्टाफ को जाल में लपेट कर ले जाता है। स्पाइडर्स उन्हें एक सील केज में बंद कर देते हैं और सब पैनिक कर जाते हैं। लॉयड कहता है कि उन्हें स्पाइडर्स को वही रोकना होगा जहाँ वो है। वो तुरंत अपने टीम मेंबर्स को एंशन करता है और ईवी को कहता है कि पहला अटैक वो करे। ईवी ऊपर उछलते हैं और सिल्क वेब को काट देते हैं। क्रॉस सिलिका का स्टाफ उसे वापस दे देता है। इसी बीच ईवी एक स्पाइडर की तरफ दौड़ते हैं, उसके वेब स्प्रे को ब्लॉक करते हैं और उसके पैर काट देते हैं। फिर वो उसके सिल्क स्प्रे पर सर्फ करके दूसरे मकड़ियों तक पहुंच जाते हैं और उनके भी पैर काट देते हैं। इसके बाद लॉयड सिलिका और क्रॉस को अटैक करने को कहता है। सिलिका फायरबॉल्स बनाते हैं और क्रॉस उनके बीच से एरो शूट करता है जो जलते हुए स्पाइडर्स को मार देते हैं। फाइट खत्म हो जाते हैं और लॉयड को एहसास होता है कि उसने दोबारा अपनी टीम को चिल्लाते हुए ऑर्डर्स दिए, जबकि वो पार्टी का एकदम नया मेंबर है। वो माफी मांगता है, लेकिन दागास कहता है कि ये अच्छी बात है क्योंकि उसमें लीडर बनने की क्वालिटी है। सब लोग उससे एग्री करते हैं और कहते हैं कि लॉयड को आगे भी बैटल में लीड करते रहना चाहिए। अगली सुबह सब लोग मैजिक स्टोरेज स्पेल इतना सीख जाते हैं कि अब सब अपना सामान खुद कैरी कर सकते हैं। जैसे ही वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, लॉयड सोचता रहता है कि ये स्पाइडर मॉन्स्टर्स यहाँ पर क्यों आए थे। कुछ दिन बाद जब लॉयड रात को अकेले पहरा दे रहा होता है तो उसके दिमाग में फिर से स्पाइडर मॉन्स्टर की बात आती है। उसे लगता है कि उन्हें उन स्पाइडर मॉन्स्टर्स के बारे में थोड़ा और अच्छे से जांच करना चाहिए था। तभी अचानक ईवी और सिलिका उसका नाम लेकर बुलाते हैं और पूछती है कि क्या वो आज रात भी अकेले ही पहरा देने वाला है। लॉयड हाँ में जवाब देता है, लेकिन दोनों लड़कियां इस बात से परेशान हो जाते हैं क्योंकि लॉयड काफी दिनों से बिना सोए ही रात भर जाग रहा है। वो दोनों उससे कहते हैं कि उसे नाइट शिफ्ट सबके बीच में रोटेट करनी चाहिए, लेकिन लॉयड कहता है कि वो ठीक है और चाहता है कि बाकी से
सिर्फ अपनी एनर्जी बचाए अगर कभी लड़ाई की जरूरत पड़ जाए। यूवी उसे थोड़ा समझाना चाहते हैं, लेकिन सिलिका उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमें लॉयड के फैसले का सम्मान करना चाहिए। साथ ही वो लॉयड से ये भी कहते हैं कि अगर कभी कुछ ज्यादा मुश्किल लगे तो हमें जरूर बताए। तभी टेंट के अंदर क्रॉस और दागास भी इस पूरे सीन को देख रहे होते हैं और वो भी लॉयड की जिद को लेकर परेशान होता है। अगले दिन वो अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं और ब्रेक के दौरान लॉयड आसपास मॉन्स्टर्स डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब उसे कोई भी मॉन्स्टर का एहसास नहीं होता तो वो चैन की सांस लेता है। तभी यूवी दौड़ती हुई उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। लॉयड उसे बताता है सर्च मैजिक के बारे में, जो आसपास के मॉन्स्टर्स और खतरों का पता लगा सकता है। यूवी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने पहली बार इस जादू के बारे में सुना था। लॉयड कहता है कि इस स्पेल की रेंज ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से तो ये बेहतर ही है। यूवी को चिंता होती है कि लॉयड सब कुछ अकेले ही संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लॉयड उसे कहता है कि वो ठीक है और उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है। उसी रात जब लॉयड फिर से अकेला पहरा दे रहा होता है, यूवी कहती है कि ऐसा लगता है जैसे वो उन पर विश्वास नहीं करता, जबकि अब तो वो सब दोस्त बन चुके हैं। सिलिका कहते हैं कि हर किसी का अपना पेस होता है दूसरों के साथ कंफर्टेबल होने का, और शायद लॉयड के पास में कोई ऐसा घटना हुआ हो जिसकी वजह से वो लोगों से दूरी बना रहा है। वो ये भी कहता है कि शायद लॉयड को खुद की वैल्यू का पता नहीं है, इसीलिए वो हर वक्त ज्यादा मेहनत करता है। यूवी को लॉयड के पास्ट के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन सिलिका उससे कहते हैं कि लॉयड खुद सब कुछ बताएगा जब वो उनके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाएगा। दूसरी तरफ दागास लॉयड के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसके हेल्प चाहता है। साथ ही क्रॉस ऑफर करता है कि जब तक वो जाए वो पहरा दे देगा। लॉयड दागास के साथ चला जाता है, जो एक अलार्म सिस्टम तैयार करता है जिससे अगर कोई मॉन्स्टर कैंप के पास आए तो तुरंत सिग्नल दे। लॉयड इसे देखकर काफी इम्प्रेस होता है। दागास कहता है कि अब अलार्म सब कुछ बता देगा, इसीलिए लॉयड थोड़ा आराम कर सकता है। लॉयड कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, वो अलार्म से बेहतर काम कर सकता है। तभी दागास उसे सीधा सवाल करता है, देखो लॉयड, क्या तुम अपने पार्टी पर भरोसा नहीं करते? लॉयड जवाब देता है कि वो विश्वास करता है, लेकिन दागास कहता है कि उसके बिहेवियर कुछ और ही दिखाते हैं। लॉयड को मर्लिन और अपने पुराने टीम लीडर की बातें याद आती है। दोनों ने उसे कभी काबिल नहीं समझा था और हर वक्त उसकी कमियां निकाली थी। लॉयड कहता है कि अगर वो मेहनत ना करे तो वो बाकी सब के लिए मुसीबत बन सकता है। दागास उसे अच्छे से कहता है, तो फिर बन जाओ मुसीबत, क्या ही दिक्कत है, हम संभाल लेंगे। लॉयड इस बात का मतलब नहीं समझ पाता। तब दागास समझाता है कि उन्होंने पार्टी इसलिए बनाई थी ताकि वो सब मिलकर वो काम कर सके जो अकेला कोई नहीं कर सकता। और ये भी ऑब्वियस है कि कभी न कभी हर किसी से कोई न कोई गलती होती ही है। वो लॉयड से कहता है कि उसे अपनी टीम पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, और ये पहली बार था जब किसी ने लॉयड से ऐसी बात की थी। दागास उसे काफी आसानी से मना लेता है कि वो थोड़ा आराम करे। टेंट के अंदर लॉयड अपने आप मुस्कुराता है, सोचता है कि अब उसके पास ऐसे लोग हैं जिन पर वो भरोसा कर सकता है। अगली सुबह लॉयड इस नए कॉन्सेप्ट को अपने काम में भी लाता है। वो थोड़ा घबरा कर यूवी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ थोड़ा पानी लाने में मदद करेगी। यूवी खुशी से हाँ बोल देते हैं। दूसरी तरफ एक नॉवेल जिसका नाम मिशेल है, एक अजीब ब्लैक मेज से एक रिपोर्ट पाती है। वो मेज उसे बताता है कि उसने हर उस जगह पे मैजिक सॉस लगा दिया है जैसा कि मिशेल ने कहा था। मिशेल ये सुनकर खुश होता है क्योंकि अब उनका प्लान बिना किसी बड़ी मुश्किल के काम कर जाएगा। वो मेज ये भी बताता है कि उनके पहले के अटैक्स ने उन हाइडिंग एडवेंचरर पार्टीज को अलग अलग जगह फैला दिया है, इसीलिए अब वो लोग इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी भी हीरो की पार्टी मौजूद है और वो लोग उनके प्लान के लिए रुकावट बन सकते हैं। मिशेल कहता है कि इस बात का कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि हीरो की पार्टी तभी काम करती है जब उन्हें किंग से डायरेक्ट ऑर्डर मिलता है। लेकिन वो ये भी मानता है कि सिर्फ हीरो इस आने वाले हादसे को नहीं रोक पाएगा। जंगल में वापस लॉयड और उसकी पार्टी को ये अजीब लगता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है। लॉयड डिसाइड करता है कि वो अपने सर्च स्पेल का रेंज बढ़ाएगा और उसे एक मॉन्स्टर ग्रुप का पता चलता है जो 10 किलोमीटर दूर है। क्रॉस कहता है कि वो जगह तो उनके डेस्टिनेशन के काफी पास होगी जिनकी तरफ वो जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि लॉयड कुछ और बता पाता यूवी उनके बीच में टपक पड़ते हैं। वो पूछते हैं कि क्या लॉयड सच में 10 किलोमीटर के रेडियस में सर्च कर सकता है। लॉयड में जवाब देता है और यूवी गुस्से में आ जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने कहा था कि उसकी रेंज इतनी बड़ी नहीं है। लॉयड कहता है कि 10 किलोमीटर कुछ खास बड़ा भी तो नहीं होता, जिसे सुनकर यूवी चिल्लाने लगते हैं। लेकिन बाकी पार्टी मेंबर्स उसे कहते हैं कि वो अभी के लिए इस बड़े प्रॉब्लम पर ध्यान दे। वो सब मॉन्स्टर की लोकेशन की तरफ भागते हैं और पता चलता है कि मॉन्स्टर्स पहले उन खेतों तक पहुंच चुके हैं जिनकी रक्षा उन्हें करनी थी। वो सब इतने बड़े वुल्फ मॉन्स्टर्स के ग्रुप को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन लॉयड और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे सिर्फ यही मॉन्स्टर्स
मॉन्स्टर्स दिखते हैं। वो सोचता है कि बाकी मॉन्स्टर्स आखिर गए तो गए कहाँ। बाकी पार्टी मेंबर्स भी हैरान होते हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स आमतौर पर अपने घोंसले नहीं छोड़ते। जब सब लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं तभी क्रॉस कुछ अजीब दिख लेता है उन भेड़ियों के बीच में। बाकी सब उसे नहीं देख पाते क्योंकि उनकी आंखों की नजर क्रॉस जितनी तेज नहीं होती। तो लॉयड एक स्पेल का यूज करता है जिससे उसे टेलीस्कोपिक विजन मिल जाते हैं। उस स्पेल के जरिए वो भेड़ियों के झुंड के बीच में एक काला पत्थर देख पाता है। फिर वो वही स्पेल बाकी पार्टी मेंबर्स पर भी कास्ट करता है और अब सब उस पत्थर को देख पाते हैं। डागस कहता है कि वो पत्थर किसी मैजिक स्टोन जैसा लगता है। सिलिका भी कहते हैं कि इसके चारों तरफ का डार्क ऑरा काफी अजीब है। तब लॉयड कहता है कि शायद वो माना है जो उसे रिलीज हो रहा है और तभी उसे याद आता है कि ये माना बिल्कुल उस जैसा महसूस हो रहा है जैसे किसी बीस्ट ह्यूमन का होता है। उसे याद आता है कि मर्लिन ने कभी बताया था कि बीस्ट ह्यूमन के पास एक खास स्पेल होता है जिससे वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और ये मैजिक स्टोन भी वैसे ही काम करता लग रहा है। लॉयड तुरंत अपना सर्च स्पेल फिर से कास्ट करता है और ये जान पाता है कि एक और बड़ा मॉन्स्टर का ग्रुप उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब उसे समझ आ जाता है कि वो मैजिक स्टोन ही उनके सब प्रॉब्लम्स का कारण है, लेकिन अभी तक वो इसका असली वजह नहीं समझ पाता। बाकी लोग कहते हैं कि उन्हें अभी के लिए यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन इवी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो लोग भागे तो मॉन्स्टर्स इस पूरे इलाके को तबाह कर देंगे। डागास भी मानता है कि इस सिचुएशन से निकल पाना आसान नहीं होगा, लेकिन सिलिका नहीं मानती कि वो लोग ये फाइट जीत सकते हैं। तभी अचानक लॉयड बताता है कि उन्हें लड़ना चाहिए और वो काफी कॉन्फिडेंट है कि अगर सब उसके प्लान को फॉलो करे तो वो जीत सकते हैं। वो कहता है कि सबसे पहले मैजिक स्टोन को हटाना होगा और पूछता है कि क्या क्रॉस उसे शूट कर सकता है। क्रॉस थोड़ा नर्वस होता है, कहता है कि वो इतने दूर से उसे तोड़ नहीं सकता। लॉयड कहता है कि कोई बात नहीं, बस इतना काफी है कि वो उसे हिट कर दे। क्रॉस एम करता है और लॉयड उस पर 3 एन्चेंटमेंट स्पेल्स डाल देता है। उन स्पेल्स के कारण उसका एरो इतना पावरफुल बन जाता है कि मैजिक स्टोन टूट जाता है। क्रॉस उससे पूछता है कि उसने ये कैसे किया और लॉयड जवाब देता है कि उसने क्रॉस, उसके बोस और एरोस तीनों को एन्चेंट किया था, जो उसके जैसे किसी के लिए एक नॉर्मल बात है। लेकिन बाकी सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि नॉर्मल व्हाइट मेजेस एक साथ आदमी और वेपन्स को एन्चेंट नहीं कर सकते। तभी वो लोग देखते हैं कि सब भेड़िए आपस में लड़ने लगे हैं क्योंकि जैसे मैजिक स्टोन टूटा वो पागल से हो गए। लॉयड ऐसा ही चाह रहा था और कहता है कि उसका प्लान का पहला पार्ट कामयाब हो गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मॉन्स्टर का झुंड उनकी तरफ आ रहा था वो अभी भी नहीं रुका। थोड़ी ही देर बाद वो मॉन्स्टर का झुंड जंगल से बाहर आ जाता है और सिलिका अकेले ही अपने टीम के सामने जाकर उन पर अटैक करने के लिए खड़ी हो जाते हैं। मॉन्स्टर्स उसके काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन लॉयड लास्ट मोमेंट तक रुकता है उसे अटैक करने का ऑर्डर देने के लिए। जब वो कमांड देता है तो सिलिका तुरंत एक फायर टॉर्नेडो क्रिएट करती है जो उसकी तरफ आने वाले सारे मॉन्स्टर्स को उड़ा देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इतनी पावरफुल फायर मैजिक देखी नहीं थी। लॉयड सिलिका से कहता है कि वो मॉन्स्टर्स को विंड और फायर मैजिक से ब्लास्ट करते रहे और फिर वो क्रॉस के पास जाता है। सिलिका के अटैक से जो आग लगी थी उससे काफी धुआं बन जाता है, जिस वजह से उड़ने वाले मॉन्स्टर्स अंधे हो जाते हैं, लेकिन वो लोग भी उन मॉन्स्टर्स को देख नहीं पा रहे। लॉयड पहले अपने सेंसर्स क्रॉस से टेलीपैथी के जरिए कनेक्ट करता है और फिर अपने सर्च स्किल के जरिए फ्लाइंग मॉन्स्टर्स का लोकेशन उस तक पहुंचाता है। जैसे ही क्रॉस उन मॉन्स्टर्स का लोकेशन देख पाता है वो बिना एक भी शॉट मिस किए उन सबको गिरा देता है। लॉयड फिर सिलिका के पास वापस जाता है उनके प्लान के फाइनल पार्ट के लिए, लेकिन सिलिका बताती है कि उसका सारा माना खत्म हो गया है। लेकिन लॉयड के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो एक चलता फिरता पावर बैंक बन जाता है और अपना माना उसे शेयर करता है। वो थक जाता है क्योंकि उसने एकदम से बहुत ज्यादा माना दे दिया, लेकिन वो सिलिका से कहता है कि उसकी चिंता ना करे और एक स्पेल कास्ट करे जिससे बारिश हो। सिलिका उसकी बात मानते हैं और जैसे ही वो स्पेल कास्ट करते हैं बारिश शुरू हो जाते हैं जो जंगल के आग को बुझा देते हैं और आग उस पूरे जगह में फैलने से रुक जाते हैं। लेकिन इस स्पेल के बाद सिलिका जमीन पर गिर जाते हैं क्योंकि उसका भी सारा माना खत्म हो जाता है, लेकिन दागास उसे पकड़ लेता है। हीवी उससे कहते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया और अब वो और दागास वहाँ बचे मॉन्स्टर से निपट लेंगे। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं बचे हुए मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, तब सिलिका और लॉयड थोड़ा आराम करते हैं। लॉयड अचानक जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि उसे और मेहनत करनी होगी क्योंकि सिर्फ इतना सा काम करके थक जाना ठीक नहीं है। उसके बाद ईवी और बाकी सब बचे हुए मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं, लेकिन जब वो लोग लॉयड का हाल चेक करने वापस आते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उन्हें अब पास के शहर की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि उसका इंस्टिंक्ट कह रहा है कि ये जगह सिर्फ एक धोखा था और असली टारगेट है ईस्टर्न नाम का वो शहर। सब लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं और लॉयड अपने स्टोरेज डिमेंशन से काफी सारे माना पोशंस निकालता है। वो एक पोशन पी जाता है और समझाता है कि पूरा मिशन एक ट्रैप था जिसे हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स को स्टार से बाहर भेजा जा सके ताकि उनकी डिफेंसेस कमजोर हो जाए। क्रॉस भी बताता है कि स्टार के पास हीरोज की पार्टी और नाइट ऑर्डर्स दोनों हैं, इसीलिए उनकी डिफेंसेस तोड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन दागास मानता है कि लॉयड का थ्योरी सही लगता है। ईवी डिसाइड करती है कि वो ईस्टर लॉज जाएगी तसल्ली के लिए।
तब लॉयड पूरी पार्टी पर बफ मैजिक यूज करता है और जैसे वो अपना माना पोषण खत्म करता है वो यूवी को कहता है कि उन्हें तुरंत निकलना चाहिए। फिर वो शहर की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं उसकी स्पीड देखकर। यूवी जब उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं तो उसे भी लगता है कि अब वो पहले से ज्यादा तेज भाग सकते हैं। बाकी ग्रुप भी उनके पीछे आता है और उन्हें इतना शौक नहीं होता जब लॉयड बताता है कि उसने उनकी स्पीड बूस्ट की है ताकि वो शहर तक जल्दी पहुंच सके। इसी दौरान मिशेल अपने घर में अपना काम कर रहा होता है जब अचानक डीमन जनरल ग्रिस्ट वहाँ आता है और बताता है कि उसकी आर्मी एक्शन के लिए रेडी है। मिशेल ये सुनकर खुश होता है और दोनों डिस्कस करते हैं कि कैसे उनके लिए एक आर्मी को इस तरह भेजना बहुत आसान रहा बिना किसी के नोटिस के, एक 20 लड़के की पावर्स की वजह से जिसे उन्होंने बंदी बनाया था। मिशेल कहता है कि वो उसकी पावर्स को फ्यूचर में अपने फायदे के लिए यूज करते रहेंगे और ग्रिस्ट ये जिम्मेदारी उस पर छोड़ देता है। दूसरी तरफ लॉयड और बाकी सब लोग ईस्टर की तरफ दौड़ रहे होते हैं और रास्ते में ब्रेक लेकर सांस लेते हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि वो इस स्पीड से जल्दी ईस्टर पहुंच जाएंगे, लेकिन सिलिका को टेंशन होती है कि लॉयड शायद थक रहा होगा क्योंकि एन्चेंटमेंट मैजिक मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। लॉयड कहता है कि ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनको इसकी आदत नहीं है, लेकिन उसके टीचर ने उससे जबरदस्ती बहुत बार ये करवाया था और इस वजह से उसकी हैबिट बन गई है कि वो एन्चेंटमेंट स्पेल्स लंबे समय तक कास्ट कर सकता है। वो सिलिका को बताता है एक मोमेंट के बारे में जब मर्लिन ने उसे जंगल में छोड़ दिया था और क्योंकि वो मॉन्स्टर्स को हरा नहीं पाया वो सिर्फ भागता रहा। उसने मजबूरन नए और ज्यादा बेहतरीन स्पेल्स डेवलप किए ताकि तेज भागता रह सके। लॉयड कहता है कि वो ट्रेनिंग एक तरह से नरक जैसी थी, लेकिन क्योंकि मर्लिन उसे इस बात पर डांटता था तो उसे लगता था कि शायद वो खुद ही कमजोर था। लॉयड मानता है कि एक नॉर्मल ट्रेनिंग मेथड है, लेकिन सिलिका और यूवी उसे बताती है कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन लॉयड अपने पागल सोच की वजह से कहता है कि शायद उसकी ट्रेनिंग तो बाकियों से भी कमजोर थी और फैसला करता है कि वो और भी ज्यादा मेहनत करेगा। लड़कियां उसे ये भी नहीं समझा पाती कि वो कितना गलत है। फिर दागास और दूसरे ग्रुप मेंबर्स रिफ्रेश हो जाते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। लॉयड उन पर दोबारा बफ मैजिक यूज करता है और अपना सर्च मैजिक भी इस्तेमाल करता है ताकि श्योर हो सके कि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है। वो फिर से सफर शुरू करता है, लेकिन अचानक लॉयड रुक जाता है जिससे सब लोग उस पर टकरा जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम है और लॉयड जवाब देता है कि उसकी सर्च स्किल ने कुछ डिटेक्ट किया है, लेकिन वो ना तो इंसान है और ना ही मॉन्स्टर। उसे इस बारे में बुरा सा एहसास हो रहा है, इसीलिए वो सबको कहता है कि वो लोग आगे बढ़ जाए और वो खुद उस चीज को चेक करेगा। लेकिन यूवी उससे कहते हैं कि अगर वो चीज इतनी खतरनाक हुई जिसे वो अकेला हैंडल नहीं कर पाया तो उसे उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। इस बात पर लॉयड भी मान जाता है। जल्दी ही वो लोग एक झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं और अब लॉयड श्योर होता है कि उसे अंदर डीमंस की प्रेजेंस महसूस हो रही है। पार्टी ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि डीमंस पहाड़ों के दूसरे साइड होता है, यहाँ नहीं। लॉयड कहता है कि डीमंस को ह्यूमन टेरिटोरी पर आना मना है, इसीलिए उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी सब उसे याद दिलाते हैं कि डीमंस पिछले कुछ सालों से उस नियम को इग्नोर करके ह्यूमंस पर अटैक कर रहे हैं। वो लॉयड से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है जैसे उसे ये सब पता ही ना हो। तब लॉयड बताता है कि उसे अपने बचपन की कोई यादें नहीं है क्योंकि उसे वार खत्म होते ही अडॉप्ट कर लिया गया था। ये सुनकर सबको टेंशन होती है कि शायद उन्होंने उसकी बुरी यादें ट्रिगर कर दी, लेकिन लॉयड उन्हें तसल्ली देता है कि वो बिल्कुल ठीक है। क्रॉस कहता है कि उन्हें शहर लौटकर तुरंत नाइट्स को ये बात रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन लॉयड कहता है कि पहले उन्हें और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी चाहिए। उसे डीमन से वही एनर्जी महसूस होती है जो उन्हें पहले ब्लैक मैजिक स्टोन से महसूस हुई थी और ये सुनकर सब अलर्ट हो जाते हैं। लॉयड कहता है कि अगर ये डीमंस सच में स्टार पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यूवी इस बात पर एग्री करते हैं क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो स्टार खतरे में पड़ सकता है और सब उसकी बात से सहमत होते हैं। वो घर के पास पहुंच जाता है लेकिन अंदर कोई नहीं होता, तो लॉयड दोबारा अपने सर्च स्किल यूज करता है और पता लगाता है कि डीमंस घर के नीचे जमीन के अंदर है। दागास कहता है कि उन्हें एंट्रेंस ढूंढना चाहिए, लेकिन लॉयड फैसला करता है कि वो कुछ अलग करेंगे। वो सिलिका को अर्थ मैजिक यूज करने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले वो सबको बफ करता है। फिर सिलिका जमीन में एक सैंड पिट बनाते हैं जिसे अंडरग्राउंड टनल के छत गिर जाते हैं और अंदर रिचुअल कर रहे डीमंस नीचे दब जाते हैं। डीमंस खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और तभी यूवी तुरंत जंप करके एक डीमन को गले से पकड़ लेते हैं। वो पूछते हैं कि डीमंस राज्य के इस साइड क्या कर रहे हैं। तभी एक और डीमन अपना मैजिक यूज करके वो टुकड़े उन पर फेंक देता है। यूवी आसानी से उन सबको रोक देते हैं और उसके बाद क्रॉस एक डीमन को शूट कर देता है, जबकि एक डीमन वहाँ से निकल भागता है। डीमन उन पत्थरों के पीछे छुप जाता है, लेकिन सिलिका फिर अपनी स्किल यूज करते हैं और पत्थरों को धूल में बदल देते हैं, जिससे वो वापस दिखाई देता है। वो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन दागास उनका अटैक ब्लॉक कर देता है और मजबूरन वो भाग जाता है। एक डीमन कमरे से भाग जाता है और जब यूवी उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं तब वो दरवाजे खोल नहीं पाते। दो और डीमंस उस पर अचानक हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रॉस उनके कपड़ों को जमीन में पिन कर देता है, जिससे यूवी के लिए उन्हें गिराना आसान हो जाता है। इस तरह वो तीन डीमंस को हरा देते
है और फिर दौड़कर आखिरी डीमन को पकड़ने की कोशिश करता है, जो एक 20 लड़की को ककुन में बंद कर लेता है और उसे साथ ले जाता है। तभी लॉयड और बाकी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो उस डीमन का पीछा करेंगे। ईवी और क्रॉस सबसे पहले उस तक पहुँचता है और वो तय करता है कि उसे दोनों तरफ से खेल लेंगे, जबकि लॉयड और बाकी लोग थोड़ी देर से सरफेस पर आता है। लॉयड ककुन से एक बहुत तेज मैजिक सिग्नल महसूस करता है और अपने दोस्तों से कहता है कि इसे किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा। जल्दी ही ईवी डीमन का रास्ता काट देते हैं और डीमन समझ जाता है कि वो चारों तरफ से घेरा गया है। लॉयड उससे कहता है कि सरेंडर कर लो, क्योंकि उन्हें उससे कुछ सवाल पूछना है। लेकिन डीमन लड़ने का फैसला करता है। वो एक मैजिक सर्कल बनाता है अटैक करने के लिए, लेकिन लॉयड तुरंत रिएक्ट करता है और अपने दोस्तों के सामने शील्ड्स बना देता है, जिससे मैजिक अटैक वापस पलट कर डीमन पर लग जाता है। डीमन उस अटैक से गिर जाता है और लॉयड तुरंत ककून को नीचे लाकर 20 लड़की को आजाद कर देता है। वो उसे वापस शोबरे में ले जाता है और लॉयड फैसला करता है कि उसे हील करेगा, क्योंकि अब वही एक है जो उन्हें कुछ बता सकते हैं, क्योंकि अब सारे डीमंस मर चुके हैं। ईवी और सिलिका उसके हीलिंग मैजिक देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी असर करने लगते हैं। लॉयड उन्हें बताता है कि उसने स्पेल में कुछ एडजस्टमेंट किया है। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि स्पेल्स को बदलना आसान नहीं होता। लेकिन लॉयड उन्हें बताता है कि उसके टीचर अक्सर उसे फोर्स करते थे नए स्पेल्स बनाने में हेल्प करने के लिए, इसीलिए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लड़कियां फिर से उसके मास्टर के बारे में क्यूरियस हो जाते हैं, लेकिन लॉयड कहता है कि वो बस एक अजीब सी इंसान है। तभी 20 लड़के होश में आते हैं और ईवी तुरंत उसके ऊपर बैठकर उससे सवालों की बारिश करने लगते हैं। लड़की घबराहट में बताते हैं कि उसका नाम क्लेयर है, लेकिन ईवी गलत सुन लेते हैं और जो भी सुनाई देता है वो उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ईवी फिर उससे पूछते हैं कि उसे डीमस ने क्यों पकड़ लिया था, और क्लेयर जवाब देने में हिचकिचाते हैं। तब लॉयड उसे बताता है कि वो एडवेंचरर्स है जिन्होंने उसे बचाया है। फिर वो कहता है कि उसने सुना है कुछ 20 लोग मैजिक का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, और पूछता है कि क्या ये उसी की एबिलिटी थी जिसने खेतों में मॉन्स्टर को कंट्रोल किया था। क्लेयर ये बात मान जाते हैं और लॉयड को बताते हैं कि डीमस ने उसे करने पर मजबूर किया था। अब जब सारे सबूत उनके सामने होते हैं तो लॉयड और बाकी लोग श्योर हो जाते हैं कि डीमंस मॉन्स्टर्स को इस स्टार पर अटैक करने भेजना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरे किंगडम का गेटवे है। वो तुरंत वापस जाने का फैसला करते हैं ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके, और क्लेयर को भी साथ ले जाते हैं। जब वो रास्ते में ब्रेक लेते हैं, लॉयड एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर की सेना को शहर की तरफ आता महसूस करता है और उनके पीछे एक और भी बड़ी आर्मी होती है। उसे डर लगता है कि वो सबको अकेले नहीं हरा पाएंगे, इसीलिए वो एक मुश्किल फैसला लेता है। वो ईवी और बाकी सबसे कहता है कि तुरंत शहर में जाकर नाइट्स को वार्न करे, जबकि वो क्लेयर के साथ रुकेगा, उसकी पावर का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए। दूसरी तरफ शहर में लॉयड का पहला पार्टी लीडर हीरो एलन एक और प्रॉब्लम में परेशान था। उसे अब तक एक भी व्हाइट मेज नहीं मिला जो लॉयड की जगह ले सके, क्योंकि वो हर कैंडिडेट को सिर्फ उनके रेज्यूमे देखकर रिजेक्ट कर देता था। पार्टी के लड़कियां घबरा कर कहते हैं कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट भी एक टाइम पे सिर्फ 2 एन्चेंटमेंट स्पेल कास्ट कर पाता है। रीना कहते हैं कि शायद लॉयड स्पेशल था, लेकिन एलन उसकी बात पे उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उस बेवकूफ के बारे में सोचना ही गलत है। तभी एक नाइट कमरे में आता है और एलन को बताता है कि उसके पास एक अर्जेंट मैसेज है। वो रिपोर्ट देता है कि फॉरेस्ट पेट्रोल यूनिट ने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आर्मी स्पॉट किया है जो उनकी तरफ आ रही है, और उन्हें तुरंत हीरो की मदद चाहिए। एलन और उसकी पार्टी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन एलन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। नाइट खुश हो जाता है और तुरंत चला जाता है ताकि ये गुड न्यूज बाकी नाइट्स तक पहुंचा सके। उसके जाने के बाद लड़कियां एलन से पूछते हैं कि क्या वो बिना एक व्हाइट मैच के इतनी बड़ी मॉन्स्टर आर्मी से लड़ सकते हैं। एलन जवाब देता है कि ये किंगडम की डायरेक्ट रिक्वेस्ट है और उन्हें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि उनके नाम पर अच्छे पॉइंट्स बने, और इन सब से भी ज्यादा उसे दुनिया को दिखाना है कि वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, चाहे उसके टीम में एक बेकार सपोर्ट मैच ना हो। दूसरी तरफ लॉयड और क्लेयर एक पहाड़ तक पहुंच जाता है, जहां से उन्हें एक और मॉन्स्टर का झुंड दिखाई देता है जो स्तर की तरफ जा रहे मॉन्स्टर से भी ज्यादा बड़ा होता है। लॉयड पैनिक हो जाता है और रियलाइज करता है कि अगर दोनों मॉन्स्टर ग्रुप्स मिल गए तो शहर का काम खत्म है। वो कहता है कि इन सबको यहीं पर ही रोकना होगा। क्लेयर उससे पूछते है कि क्या इन मॉन्स्टर्स को बिना मारे रोका जा सकता है। लॉयड हैरान हो जाता है उसकी रिक्वेस्ट सुनकर, लेकिन क्लेयर कहती है कि ये मॉन्स्टर्स असल में मासूम क्रिएचर्स हैं जिन्हें डीमंस ने उसकी पावर चुराकर ब्रेन वॉश किया है, इसीलिए वो अपने आप को भी कुछ हद तक जिम्मेदार समझते हैं और इसी वजह से वो नहीं चाहते कि मॉन्स्टर्स को चोट लगे। लॉयड महसूस करता है कि क्लेयर एक असली एनिमल लवर है जो मॉन्स्टर्स के लिए भी चिंता रखते हैं। वो उसे वादा करता है कि वो ऐसा तरीका ढूंढेगा जिसमें मॉन्स्टर को सबसे कम नुकसान हो। क्लेयर खुश हो जाते हैं और लॉयड मॉन्स्टर के झुंड को देखकर उससे पूछता है कि क्या वो अपने पावर से उन्हें उनके घर भेज सकती है। क्लेयर कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो इतने सारे मॉन्स्टर को कमांड कर पाएंगे। लॉयड उससे कहता है कि वो उसके माना कैपेसिटी और स्पेल एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। क्लेयर फैसला करती है ट्राई करने का और आगे बढ़ती है। लॉयड उसे बफ करने की तैयारी करता है, लेकिन क्लेयर अपना स्पेल कास्ट नहीं कर पाती क्योंकि जंगल में एक डार्क डिवाइस उसकी मैजिक में इंटरफेयर कर रहा होता है। शहर में वापस
वापस एलन एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचता है और वहां मौजूद एडवेंचरर्स का मजाक उड़ाता है। बोलता है कि ये लोग इस मिशन के लिए काफी कमजोर हैं। एडवेंचरर्स ऑफेंड हो जाते हैं। एलन के पार्टी के लड़के उसे बताते हैं कि सभी ए रैंक और उससे ऊपर की पार्टीज टाउन के बाहर है। एलन उनका और भी मजाक उड़ाता है और एक एडवेंचरर गुस्से में लड़ने उठता है। उसका दोस्त उसे रोकता है क्योंकि उन्हें हीरो से लड़ना नहीं चाहिए। खुशकिस्मती से गिल्ड मास्टर टाइम पे आ जाता है और सिचुएशन को खराब होने से पहले रोक देता है। वो कहता है कि ये लोग यहाँ मॉन्स्टर से लड़ने आए हैं, एक दूसरे से नहीं। और एलन हंस पड़ता है अपना प्लान अनाउंस करने के लिए। वो कहता है कि उनके मेजेस फाइट की शुरुआत करेंगे अपने सबसे पावरफुल स्पेल छोड़कर, ताकि ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर को एक ही बार में मार सके। उसके बाद वो खुद नाइट्स और दूसरे फाइटर्स को लीड करेगा ताकि मॉन्स्टर को पीछे रोके रखे जब तक मेजेस अपना माना रिचार्ज करते हैं। एलन को लगता है कि मॉन्स्टर का झुंड उसके इस कमाल के स्ट्रेटेजी के सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरे एडवेंचरर्स सोचते हैं कि शायद उसका दिमाग बचपन में ही गिर गया था। एलन उनके चेहरों पर निराशा देख लेता है और पूछता है कि क्या उन्हें कुछ कहना है। एक मेज घबरा कर कहता है कि उनके पास इतने पावर ही नहीं है कि एक ही बारी में इतने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर सके। और बाकी लोग भी एग्री करते हैं, कहते हैं कि एक मॉन्स्टर को मारना भी बहुत बड़ी बात होती है। एलन उन पर चिल्लाता है, कहता है कि इतना तो भाई एक छोटे बच्चे को भी आना चाहिए। तब उसकी अपनी पार्टी की मेज बोलती है कि उसे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कहते हैं कि उसके स्पेल की पावर कुछ दिनों से लगातार कम हो रही है और अब वो पहले जैसे पावरफुल अटैक्स नहीं कर सकते। एलन उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि उसने ये बात अब तक उसे छुपाई क्यों। लड़के धीरे से कहते हैं कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि पार्टी के सभी मेंबर्स को अपनी परफॉर्मेंस गिरती हुई महसूस हुई है तब से जब लॉर्ड को पार्टी से निकाला गया था। एलन ये सुनकर अपना गुस्सा खो देता है और कहता है कि उन्होंने उससे इतने दिन चुप रहकर धोखा क्यों दिया। रीना जवाब देती है कि उन्होंने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि एलन खुद ही इतना आलस में डूब गया था जब से वो हीरो बना था। इस वजह से और भी बेइज्जती की बात है कि उसे अपने ताकत में बदलाव तक महसूस नहीं हुआ। ये सुनकर फिर हैरान रह जाते हैं कि एलन ट्रेनिंग ही नहीं कर रहा था। एलन गुस्से में रीना को इंसल्ट करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रीना आसानी से उसके हमले को ब्लॉक कर देती है, जिससे एलन की इज्जत और भी गिर जाती है सबके सामने। शर्म के मारे वो भाग जाता है और उसके लड़कियां उसके पीछे चले जाते हैं, पर रीना वहीं रुकती है। दूसरे एडवेंचरर्स पैनिक कर जाते हैं कि अगर हीरो इतना कमजोर है तो वो मॉन्स्टर के खिलाफ जीत नहीं सकते, लेकिन रीना उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं कि अब वो खुद कमान लेंगे। वो अनाउंस करते हैं कि अब वो एलन की पार्टी छोड़ रही है क्योंकि एलन अब हीरो के लायक नहीं रहा और अब वो सबके साथ मिलकर लड़ेंगे। ये सुनकर सब एडवेंचरर्स को सुकून मिलता है और रीना कहते हैं कि उनके जीतने का सबसे बड़ा चांस है एक व्हाइट मेज को ढूंढना जिसका नाम लॉयड है। उधर दूसरी तरफ लॉयड और क्लेयर एक ब्लैक मैजिक स्टोन ढूंढ लेते हैं जो उसके स्पेल्स को ब्लॉक कर रहा था। लॉयड उससे कहता है कि उन्होंने ये मैजिक स्टोन एक और जगह पर भी पाया था और यही मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है कि उन्हें इसे तोड़ना होगा। क्लेयर कहते हैं कि जरूर आसपास और भी मैजिक स्टोन्स है क्योंकि इतने बड़े झुंड को सिर्फ एक से कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। लॉयड उससे पूछता है कि क्या वो मैजिक स्टोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो क्लेयर जवाब देते हैं कि वो सिर्फ तब कर सकते हैं जब वो उसके बिल्कुल करीब हो। ये सुनकर लॉयड कहता है कि यही काफी है और वो अपना सर्च मैजिक और सेंस मैजिक स्पेल का कॉम्बो यूज करके जल्दी से दूसरे मैजिक स्टोन्स का लोकेशन निकाल लेता है। क्लेयर समझ भी नहीं पाते कि उसने ये कैसे किया। तभी लॉयड तुरंत इनविजिबिलिटी स्पेल उन दोनों पर डाल देता है ताकि वो बिना मॉन्स्टर के नजर में आए मैजिक स्टोन के करीब जा सके। क्लेयर अब लॉयड की एबिलिटीज पर शक करने लगते हैं कि भाई ये बंदा है कौन, ये इंसान है भी या नहीं, लेकिन फिर भी उसके साथ चलते हैं और अपने पावर से मैजिक स्टोन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे ही वो ऐसा करते हैं मॉन्स्टर उसके कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं और उस जगह को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ एडवेंचरर्स और नाइट्स शहर के बॉर्डर पर मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन नाइट्स का कैप्टन उनके प्लान को लेकर परेशान है। एडवेंचरर्स और गिल्ड मास्टर दूसरी तरफ रीना की बातों पर विश्वास कर लेता है और अपना भरोसा लॉर्ड पर रखता है। इससे पहले जब रीना ने एडवेंचरर्स को बताया था कि लॉर्ड उनकी पार्टी का सीक्रेट हीरो था, वो भी एक व्हाइट मैच होते हुए, तो एडवेंचरर्स ने इस बात पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन गिल्ड मास्टर ने किया था और उसने रीना को कहा था कि इस बार वो लॉर्ड की मदद नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो शहर से बाहर एक क्वेस्ट पर गया है और एक हफ्ते के बाद ही लौट पाएगा। रीना ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसने तुरंत कैलकुलेट किया था कि लॉर्ड अपना सफर कम कर सकता है। उसने सबसे कहा था कि अपनी जान लॉर्ड के लौटने पर दावा लगा दो, और अब जब सबने वो फैसला ले ही लिया था तो गिल्ड मास्टर को टेंशन लेने का कोई पॉइंट नहीं लगता। तभी मॉन्स्टर का झुंड उनके पास आ जाता है और रीना आर्चर्स और मेजेस को अटैक शुरू करने का ऑर्डर देती है। ये हमले मॉन्स्टर की फॉर्मेशन को कमजोर कर देते हैं और जैसे वो इलाके में घुसता है भयंकर पानी के लहरें उन्हें बाहर ले जाते हैं, जिससे लॉयड और उसकी पार्टी के लौटने के लिए और ज्यादा टाइम मिल जाता है।
जल्दी ही रात हो जाते हैं और ईवी का ग्रुप ब्रेक लेता है, ये आशा रखते हुए कि वो जल्दी से स्टार पहुंचकर लॉयड को सपोर्ट कर पाएंगे। उधर लॉयड और क्लेयर भी आखिरी मैजिक स्टोन तक पहुंच जाते हैं और उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दोनों खुश होते हैं कि अब सारे मॉन्स्टर्स आजाद हो गए हैं, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर्स आजाद होते हैं, पैंथर्स और वुल्व्स एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ते लड़ते वो मैजिक स्टोन को गिरा देते हैं जो क्लेयर को लगता है और उसकी इनविजिबिलिटी तोड़ देता है। मॉन्स्टर्स तुरंत अपना ध्यान क्लेयर की तरफ कर लेते हैं और वो घबरा जाते हैं, लेकिन लॉयड तुरंत दूसरी तरफ भागकर कुछ पटाखे छोड़ देता है ताकि उनका ध्यान भटक जाए। यहाँ रीना और बाकी लोग भी मॉन्स्टर्स को रोक रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका आधा ग्रुप मॉन्स्टर्स के अटैक से घायल हो जाता है। सबसे बुरी बात ये होती है कि और भी मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं और जैसे ही सब लोग उम्मीद छोड़ने ही वाले होते हैं, एक शक्तिशाली फायर स्पेल मॉन्स्टर्स को हरा देता है। सभी खुश हो जाते हैं जब वो ईवी और उसके एस रैंक पार्टी को लड़ाई के मैदान में आते देखते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि लॉयड भी करीब है। तभी लॉयड खुद मॉन्स्टर्स की दो टीम के साथ एक तरह का टैग गेम खेल रहा होता है जो उसे पकड़ना चाहते हैं। वो लगातार बचता है और भागता रहता है, लेकिन समझता है कि उसकी स्टेमिना की भी एक लिमिट है। क्लेयर भी देखती है कि लॉयड सिर्फ डॉज कर रहा है, अटैक नहीं कर रहा, और उसे लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि उसने लॉयड से कहा था कि मॉन्स्टर को चोट न पहुंचाए। क्लेयर उसकी मदद करने का फैसला करते हैं जब वो धीरे धीरे परेशान हो रहे होते हैं। वो एक गाना गाना शुरू करते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर्स उसका गाना सुनते हैं, वो तुरंत अपना गुस्सा छोड़ देते हैं और शांति से जंगल की तरफ लौट जाते हैं। ये देखकर लॉयड बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो क्लेयर से पूछता है कि उसने मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कैसे किया, तो क्लेयर कहते हैं कि उसकी पावर मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि सिर्फ उन्हें उसके दिल की बातों को महसूस करवाते हैं। उसने उनसे बस ये कहा था कि घर लौट जाओ। लॉयड उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई और कहता है कि अब उन्हें स्टार लौटना चाहिए, जहाँ ईवी की पार्टी डिफेंस फोर्सेस को नई उम्मीद दे रही है। लेकिन उनकी मदद के बावजूद मॉन्स्टर्स बहुत जल्दी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। रीना भी लड़ाई के दौरान घायल हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर्स डिफेंस फॉर्मेशन तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। सब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन तभी उन्हें क्लेयर का गाना सुनाई देता है जो लॉयड के सपोर्ट मैजिक की वजह से फुल वॉल्यूम पर बज रहा होता है। उसका मैजिक तुरंत मॉन्स्टर्स को शांत कर देता है और वो बिना किसी इंसान या और मॉन्स्टर पर अटैक किए सीधा घर लौट जाते हैं। सब लोग इससे हैरान हो जाते हैं और लॉयड क्लेयर से कहता है कि इसकी कमाल की मैजिक ने यहाँ बहुत सी जानें बचाई है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि रॉक गोलेम्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप शहर की तरफ बढ़ रहा है और लॉयड तय करता है कि उन्हें किसी भी कीमत पर रुकना होगा। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, और अगर तुम्हें इस एनिमे का अगला पार्ट चाहिए तो हर रोज की तरह 500 कमेंट्स पूरा कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। और हम 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है दोस्तों, तो जितना हो सके सपोर्ट करना। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे नए मैजिकल टाइप के एनिमेस देखना पसंद है, देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो और तुम चैनल पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी कमेंट्स में ये भी बताना कि तुम्हें अगला कौन सा एनिमे देखना है, एंड मैं तुम्हें मिलता एक और नए वीडियो में।